इस देश के गरीबों को, और ये 2-4 लाख की खटारा गाड़ी लेके सड़कों पे घूमते हैं। इन सबको तो रोड पे निकलने का हक ही नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इन मिडिल क्लास लोगों की गाड़ियां जब्त कर लेनी चाहिए। पता नहीं क्यों आते हैं ये लोग हाईवे पर। बुरा लगा ना, मिर्ची लगी ना। भाई साहब, यही तो वो कड़वा सच है जो हर टोल प्लाजा पर हमारा सिस्टम हमें बिना बोले समझाता है। एक तरफ 1 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी आकर रुकती है, टोल ऑपरेटर बड़ी इज्जत के साथ बोलता है, सर 150 रुपए। ठीक उसके पीछे एक आम आदमी की गाड़ी आकर खड़ी होती है जो 2 लाख की सेकंड हैंड मारुति अल्टो लेके आता है। इसका एसी चालू करो तो गाड़ी चढ़ाई पर भी नहीं चढ़ पाती, उससे भी ये टोल वाले 150 रुपए लेते हैं। वाह क्या सिस्टम है, तुम्हारी समानता को 21 तोपों की सलामी। अरे मर्सिडीज वालों के लिए 150 रुपए क्या है? गाड़ी के कप होल्डर में गिरा हुआ छुट्टा पैसा, उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता 150 रुपए देने में। पर उस अल्टो गाड़ी वाले से पूछो वो अपनी जेब कितनी बार टटोलता है, उसकी जेब से सिर्फ 50 का नोट या 10-10 के सिक्के निकलते हैं। अब आप ही बताओ, दोनों की गाड़ी में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन टोल दोनों से बराबर वसूला जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? और रुकिए, असली मजा तो अब शुरू होता है। इस देश में जो लोग दिन रात चिल्लाते हैं सड़कें बदलो देश बदलो, वो नेता इस सड़क पर चलते हुए एक ढेला भी नहीं देते। नेता, मंत्री, विधायक, इन सब के लिए टोल एकदम फ्री होता है। स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर का काफिला आएगा और हूटर बजेंगे तो टोल का बैरियर ऐसे उठ जाता है जैसे राजा जी के स्वागत में महल का दरवाजा खुल रहा हो। अरे भाई, इनकी जेब में सैलरी, भत्ता, पेंशन और ना जाने क्या क्या भरकर जनता का पैसा जा रहा है। एक गरीब आदमी गधे की तरह कमाकर टैक्स भर रहा है और लाइन में खड़े होकर फास्टैग रिचार्ज करवा रहा है। नेताओं को क्या फर्क पड़ेगा भाई? गाड़ियां सरकारी, तेल सरकारी, ड्राइवर सरकारी और ऊपर से सड़क पर इनका टैक्स भी माफ। जब इनकी जेब से 1 रुपया भी नहीं कटना तो इनको कैसे पता चलेगा कि टोल प्लाजा पार करते समय जो बीप की आवाज होती है ना, वो फास्टैग कटने की नहीं, एक गरीब का दिल फटने की आवाज होती है। अब कुछ लोग आके मुझे ज्ञान देंगे कि भाई सड़कें बनी है तो खर्चा तो लगेगा ना। अरे भाई साहब, खर्चा तो हम देंगे, मना किसने किया है? लेकिन खर्चा वसूलने का तरीका थोड़ा अकल वाला तो रखो। देखो, मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, पर मैं एक सोल्यूशन बता सकती हूँ। सिस्टम को बोलो टोल टैक्स गाड़ी के साइज पे नहीं बल्कि गाड़ी की वैल्यू पे पैसा वसूलना शुरू करे। जब आप गाड़ी खरीदते वक्त उसकी कीमत के हिसाब से रोड टैक्स देते हो तो टोल टैक्स गाड़ी की कीमत के हिसाब से क्यों नहीं हो सकता? नियम सिंपल करो, अगर 5 लाख से कम की गाड़ी है उससे सिर्फ 30 से 50 रुपए लो, अगर 15 से 30 लाख की गाड़ी है तो 150 से 200 लो, और अगर 1 करोड़ की मर्सिडीज या ऑडी में पैर पसार कर चल रहे हैं तो उनसे सीधा 1000 का टोल काटो। अरे अमीर आदमी को 1000 रुपए देने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी करोड़ों की गाड़ी में घूम रहा है। लेकिन अगर उस गरीब की थोड़ी बचत हो गई तो वो अपने बच्चों के लिए दूध और राशन का इंतजाम कर सकता है उन पैसों से। और सबसे बड़ी बात, जिस गरीब के पास गाड़ी नहीं होती वो तो इस हाईवे पे चढ़ भी नहीं सकता क्योंकि उसके पास तो बाइक होती है और बाइक हाईवे पे अलाउ नहीं होती। सेना के जवान, एम्बुलेंस, इनका तो समझ आता है कि ये देश बचा रहे हैं, इनका टोल फ्री होना चाहिए। लेकिन ये हमारे नेता मंत्री किस चीज की वीरता दिखा रहे हैं कि इनके लिए भी सब कुछ फ्री होना चाहिए? देखो भाई, बात बड़ी सिंपल सी है। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो टोल आपके लिए एक छोटा सा नंबर है। अगर आप सरकार में हो तो टोल सिर्फ आपके लिए एक छोटा सा दरवाजा है। लेकिन अगर तुम एक आम आदमी हो जो 2 लाख की गाड़ी में 1 करोड़ वाले के बराबर का टैक्स दे रहा है तो ये टोल आपको रोज याद दिलाता रहेगा कि बेटा तुम सिर्फ इस सिस्टम के बोझ को उठाने के लिए बने हो, इसका मजा लेने के लिए नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? इस बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर लिख के जाना और इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत। पहलगाम के बैसारन वैली में जो खूनी खेल खेला गया उसका असली मास्टरमाइंड सीमा पार बैठा हुआ आतंकी नहीं बल्कि हमारे ही बीच छुपे आस्तीन के 2 सांप थे। कुछ लोग फालतू का ज्ञान बांटते हैं और पूछते हैं कि भाई आतंकवादियों को रास्ता किसने दिखाया, हमला सीधा टारगेट तक कैसे पहुंचा? तो सुन लो कान खोलकर उन गद्दारों के नाम। एक का नाम है बशीर अहमद और दूसरे का नाम परवेज अहमद। ये कोई बॉर्डर पार से नहीं आए थे, ये वही पहलगाम में घोड़े चलाने वाले लोकल के लोग थे, लेकिन इन्होंने अपना जमीर और अपना देश चंद कौड़ियों में बेच दिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि तुम किस बेस पर इतनी बड़ी बात बोल रही हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत सुनना है तो सुनो। ये कोई हवाई बातें है, सोशल मीडिया की कोई अफवाह नहीं है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपनी ऑफिशियल चार्जशीट में कोर्ट के सामने ये पूरा सच दूध का दूध और पानी का पानी करके रख दिया है। NIA की चार्जशीट के मुताबिक हमले से ठीक 1 रात पहले 3 पाकिस्तानी आतंकवादी परवेज की झोपड़ी में आके रुकते हैं। इन दोनों को बहुत अच्छे से पता था कि उन आतंकवादियों के पीठ पे टंगे बैग में राशन नहीं है बल्कि बेगुनाह लोगों का खून बहाने वाला बारूद है। लेकिन गद्दारी का नशा ऐसा चढ़ा था कि इन्होंने उन दुश्मनों को ना कि अपने घर में छुपाया बल्कि बड़े प्यार से रात को उन्हें रोटी सब्जी भी खिलाई। सोचो, देश के दुश्मनों की ऐसी खातिरदारी हो रही थी जैसे घर में दामाद आए हों। शर्म तो तब भी नहीं आई जब वो आतंकवादी इनसे अमरनाथ
का रूट पूछ रहे थे, देश के वीर जवानों के कैंपों की लोकेशन मांग रहे थे और ये दोनों गद्दार उन्हें किसी टूरिस्ट गाइड की तरह एक एक रास्ता समझा रहे थे। और अगले दिन सुबह भी इन्होंने उन आतंकवादियों को पार्क में बैठा हुआ देखा, लेकिन इन्होंने पुलिस या सेना को एक फोन तक नहीं घुमाया। और नतीजा क्या हुआ, उसके कुछ ही देर बाद वहाँ अंधाधुंध गोलियां चली और चीख पुकार मच गई। आज जो लोग छाती पीट कर विक्टिम कार्ड खेलते हैं, वो आज इन गद्दारों के नाम पर गूंगे क्यों हो जाते हैं? अरे जब तक ऐसे घर के भेदी लंका ढाते रहेंगे, तब तक बाहर के दुश्मनों को मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन सच तो यह है कि अब देश बदल चुका है, क्योंकि और एजेंसियां भी पूरे मूड में हैं। NIA ने इन दोनों को दबोचकर सलाखों के पीछे डाल दिया है। अब इनकी आने वाली कई नस्लें जेल की चक्की पीसते पीसते थक जाएंगी, लेकिन गद्दारी का ये दांत कभी साफ नहीं होगा। मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो इस देश का खाकर देश की पीठ में छुरा घोंपेंगे, उसका असर यही होगा। गद्दारों के लिए इस देश की मिट्टी में कोई जगह नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिख के जाना और इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत। साल 1974 भारत पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण करता है। पूरी दुनिया थर थर कांप उठती है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के होश उड़ जाते हैं। लेकिन जानते हो, इसके तुरंत बाद कांग्रेस सरकार ने क्या किया? इतिहास का वो सबसे बड़ा बुलंडर जिसे सुनकर आपका सर घूम जाएगा। इंदिरा गांधी ने भुट्टो को एक ऑफिशियल लेटर भेजा और कहा कि भुट्टो साहब, बुरा मत मानो, अगर तुम चाहो तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम पाकिस्तान को भी दे सकते हैं। मतलब गजब का याराना था, हद हो गई। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रही हूँ, तो जरा कांग्रेस का इतिहास खंगाल लीजिए। 22 जुलाई 1974 को खुद इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में खड़े होकर सीना ठोककर यह बात ऑन रिकॉर्ड कबूली थी। भारत अपनी परमाणु टेक्निक पाकिस्तान के साथ शेयर करने को तैयार है, बस माहौल अच्छा होना चाहिए। भाई साहब, जो देश हमारे खिलाफ दिन रात साजिश रच रहा था, 1965 में हमारे ऊपर हमला कर चुका था, 1971 में जिसके हमने 2 टुकड़े किए थे, उसे 3 साल बाद ही कांग्रेस सरकार न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑफर कर रही थी। इसे दरिया दिली कहें या पॉलिटिकल ना समझी। और अब कांग्रेस का झंडा उठाने वाले लोग पता है क्या लॉजिक देते हैं? वो कहते हैं कि नहीं नहीं, अरे हम एटम बम थोड़ी दे रहे थे, बल्कि हम तो पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, जिससे बिजली बनती है, माइनिंग होती है। वाह भाई वाह। तब सामने वाला तुम्हारे घर में आग लगाने के लिए पेट्रोल ढूंढ रहा है और आप कह रहे हो ये लो थोड़ा सा केरोसिन, इसमें दिया जला लेना। तो वही बात हुई ना कि सांप को दूध भी पिलाएंगे और उम्मीद करें कि वो काटे नहीं। और मजे की बात देखिए, कांग्रेस इस ऑफर के साथ पाकिस्तान के सामने हाथ फैला के खड़ी थी, लेकिन भुट्टो साहब ने इस ऑफर को लात मार दी। तो ने कहा कि धमाका चाहे शांति के लिए हो या जंग के लिए, ब्लास्ट तो ब्लास्ट होता है, हमें तुम्हारा ये भीख का ऑफर नहीं चाहिए। अब आप खुद सोचो कितनी बड़ी फजीयत थी। आप अपनी टेक्नोलॉजी थाली में सजाकर दुश्मन को दे रहे थे, दुश्मन ने आपके मुंह पर ही मना कर दिया। कांग्रेस की इस नीति का नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान ने चोरी छुपे अपना परमाणु बम बना ही लिया और सालों तक कांग्रेस ने इस राज को फाइलों में दबा के रखा। लेकिन जब विकीलीक्स ने अमेरिकी दूतावास के सीक्रेट दस्तावेज लीक किए, तब जाके कांग्रेस का पाकिस्तानी प्रेम दुनिया के सामने आया। इतिहास गवाह है, जब जब देश के स्वाभिमान और सुरक्षा की बात आई, तो तब ऐसी नीतियां बनाई गई जिसने देश को संकट में डाला है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।